हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख राजवंश जिसे कि हम औलिकर वंश के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने गर्दभेल वंश और नागवंश के बारे में ऑलरेडी हमारे वीडियो डाल चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी हो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं औलिकर वंश। अगर हम बात करें औलिकर वंश की तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख राजवंश है और इसका अस्तित्व हमारे मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसके मंदसौर क्षेत्र में कब देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में चौथी पांचवी सदी के लगभग देखने को मिलता है, यानी कि चौथी पांचवी सदी के लगभग एक राजवंश अस्तित्व में आया जिसे कि हम औलिकर वंश के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इस वंश की तो इस वंश की जानकारी कि अगर हम सोर्स देखें तो हमारे पास इस वंश की जानकारी के कई सारे स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, कुछ मोहरे हैं। ठीक है, तो क्या है इस जानकारी, इस वंश की जो जानकारी है उसके कई सोर्स हैं, जैसे कुछ अभिलेख, शिलालेख और कुछ मोहरे हैं। अगर बात करें नरवर्मन, विश्ववर्मन, बंधुवर्मन, प्रकाशधर्म, यशोधर्मन और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमको इस वंश यानी औलिकर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है 2 मार्कर में कि औलिकर वंश की जानकारी के प्रमुख सोर्सेस क्या है। तो औलिकर वंश की जो जानकारी है उसके कई सोर्सेस हैं, जैसे कुछ अभिलेख हैं, कुछ शिलालेख हैं और कुछ मोहरे हमको प्राप्त हुई हैं। अगर बात करें मोहरे तो एक शासक था औलिकर वंश से संबंधित था जिसे हम प्रकाशधर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, औलिकर वंश की अगर हम बात करें तो औलिकर वंश की 2 शाखाएं हुआ करती थी, यानी औलिकर वंश को हम 2 शाखाओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली शाखा होती है जिसको हम बोलते हैं प्रथम औलिकर वंशी शाखा एंड दूसरी शाखा है द्वितीय औलिकर वंशीय शाखा। प्रथम औलिकर वंशी शाखा के अंतर्गत वे शासक आते थे जो गुप्तों के अधीन थे, या कह सकते हैं हम गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। यानी कि प्रथम औलिकर वंश के जो शासक थे वो गुप्तों के सामंत थे, उनके अधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे। जबकि अगर बात करें द्वितीय औलिकर वंश के जो शासक थे, औलिकर वंश ये भी था लेकिन इस वंश के जो शासक हुआ करते थे ये क्या थे, गुप्तों के सामंत नहीं थे, यानी कि स्वतंत्र थे। ठीक है, इन्हें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था। जबकि प्रथम औलिकर वंश के जो शासक थे वो क्या थे, गुप्तों के सामंत थे, यानी उनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी। ठीक है, स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब बात करते हैं इनकी जानकारी के प्रमुख सोर्स क्या है, यानी औलिकर वंश की जानकारी हमको किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो कुछ अभिलेख है। अगर बात करें अभिलेख शिलालेख में तो औलिकर वंश का एक शासक था जिसको हम बोलते हैं नरवर्मन। क्या बोलते हैं, नरवर्मन। और नरवर्मन का पहला अगर देखें तो अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके बारे में हमको औलिकर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नरवर्मन के पापा, उनके दादा इत्यादि के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो नरवर्मन के अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद विश्ववर्मन का अभिलेख, बंधुवर्मन का अभिलेख, प्रकाशधर्म का अभिलेख जिसे कि और यशोधर्मन का अभिलेख। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अभिलेख है। इसके अतिरिक्त बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी हमको औलिकर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेख और शिलालेख के अतिरिक्त हमको कुछ मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। हमको प्रकाशधर्म के समय की एक शासक था जो द्वितीय औलिकर वंश से संबंधित था जिसे कि हम प्रकाशधर्म के नाम से जानते हैं। ये भी काफी महान शासक था, लेकिन सबसे महान यशोधर्मन हुए हैं। तो प्रकाशधर्म की समय की हमको टाइम पीरियड की 2 मोहरे प्राप्त हुई है और वो मोहरे किसकी है, कांच की मोहरे प्राप्त हुई है। तो इससे हमको प्रकाशधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या यूं कह सकते हैं कि औलिकर वंश के शासकों के बारे में हमको इन अभिलेखों, शिलालेखों और मोहरों से औलिकर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रथम औलिकर वंशी शासक कौन हुए और द्वितीय औलिकर वंशी शासक कौन हुए, क्योंकि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें प्रथम औलिकर वंश के शासकों में तो प्रथम औलिकर वंश का जो पहला ठीक है शासक है जिसके बारे में हम जानेंगे उसका नाम था जयवर्मन। ठीक है, यानी प्रथम औलिकर वंश में पहला शासक था जिसका नाम था जयवर्मन। और जयवर्मन कौन थे, जयवर्मन जो थे वो नरवर्मन के दादाजी थे। कौन थे, नरवर्मन के दादाजी थे। और नरवर्मन के अभिलेख में उनके दादाजी और उनके पापा जी यानी सिंहवर्मन, तो उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। औलिकर वंश के पहले शासक कौन हुए, जयवर्मन। जयवर्मन के पुत्र थे जिनको हम जानते हैं सिंहवर्मन। क्या, जयवर्मन के पुत्र थे, उनका नाम क्या था, सिंहवर्मन। सिंहवर्मन के पुत्र हुए जिनको हम नरवर्मन के नाम से जानते हैं। क्या नाम था, नरवर्मन। यानी कि औलिकर वंश का जो अगला शासक था सिंहवर्मन के बाद वो हुए नरवर्मन। और नरवर्मन का हमको पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके बाद इससे हमको अगर बात करें तो औलिकर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नरवर्मन के अभिलेख में उनके
उनके पिता सिंहवर्मन और उनके दादाजी जयवर्मन का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो नरवर्मन, तो जो नरवर्मन थे, नरवर्मन के बाद उनके पुत्र हुए विश्ववर्मन, और विश्ववर्मन के बाद जो अगले शासक हुए वो थे हमारे बंधुवर्मन। और आपको याद रखना है कि ये सारे क्या थे, ये सारे जो शासक थे वो प्रथम औलिकर वंश से संबंधित शासक थे, और ये सारे क्या थे, गुप्तों के सामंत थे, यानी कि स्वतंत्र नहीं थे। ये सारे जो शासक थे ये स्वतंत्र नहीं थे। कौन थे ये, गुप्तों के सामंत थे। ये ज्यादातर क्या थे, गुप्तों के सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। इनके बारे में डिटेल से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं द्वितीय औलिकर वंशीय शासक कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, द्वितीय औलिकर वंशीय शासक, ठीक है, ये गुप्तों के सामंत नहीं थे। अगर द्वितीय औलिकर वंश के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत जो पहले शासक हुए वो थे द्रुमावर्धन। क्या थे, द्रुमावर्धन। क्या थे, द्रुमावर्धन। ये क्या थे, द्वितीय औलिकर वंशीय शासक थे, गुप्तों के सामंत नहीं थे, याद रखना है। इसके बाद आते हैं द्रुमावर्धन के बाद जयवर्धन। जयवर्धन के बाद आए अगले शासक, उनके पुत्र जिनका नाम था अजितवर्धन। अजितवर्धन, और अजितवर्धन के बाद शासक आए जिनको कि हम विभीषक वर्धन के नाम से जानते हैं। क्या थे, विभीषक वर्धन। ठीक है, विभीषक वर्धन, याद रखना, विभीषण या विभीषण, विभीषण लिख लो आप, विभीषण वर्धन। ठीक है, विभीषण वर्धन। विभीषण वर्धन के बाद अगर बात करें, विभीषण वर्धन के बाद अगर हम बात करें तो राजवर्धन है अगले शासक। कौन है, राजवर्धन। राजवर्धन के बाद उनके पुत्र जिनको कि हम प्रकाश धर्म के नाम से जानते हैं, प्रकाश धर्म। इसके बारे में जानकारी अगर हम बात करें तो रस्तिल एक अभिलेख है, प्रकाश धर्म का एक अभिलेख है जिसे कि रस्तिल अभिलेख कहते हैं, जिसमें प्रकाश धर्म के बारे में तो जानकारी है ही, साथ ही प्रकाश धर्म के समय एक तालाब का निर्माण कराया गया था जिसे कि हम विभीषण सार के नाम से जानते हैं। तो उनके दादा के नाम पर इन्होंने एक ताल का निर्माण कराया था जिसे विभीषण ताल या विभीषण सार के नाम से जानते हैं। तो इसकी जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। प्रकाश धर्म के समय हूणों का आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, प्रकाश धर्म के समय हूणों का आक्रमण भी हुआ था। इनके बारे में डिटेल से भी हमको देखना है, पहले हम नाम देख लेते हैं। तो द्वितीय औलिकर वंशीय शासकों में पहला शासक द्रुमावर्धन था। द्रुमावर्धन के बाद आए जयवर्धन। जयवर्धन के बाद आए अजितवर्धन। अजितवर्धन के बाद विभीषण वर्धन। विभीषण वर्धन के बाद राजवर्धन। राजवर्धन के बाद बात करें तो प्रकाश धर्म, और प्रकाश धर्म के बाद आते हैं यशोवर्मन या यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन या यशोवर्मन। और बता दूं आपको कि जो यशोधर्मन थे ये सबसे प्रतापी शासक थे, औलिकर वंश के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक थे। इनके अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इनका जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर अगर बात करें तो दक्षिण में महेंद्रगिरी तक। ठीक है, और अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में पयोधी यानी अरब सागर से लेकर उत्तर में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तक था। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनका साम्राज्य विस्तार वहां तक था जहां तक गुप्त भी नहीं पहुंच पाए थे। तो यशोधर्मन ने अपने एक अभिलेख में कहा है कि मेरा साम्राज्य वहां तक था जहां तक गुप्त पहुंच भी नहीं पाए। तो इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ने, एक बार फिर से देख लेते हैं कि औलिकर वंश क्या है। अगर बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र के अंतर्गत 4वीं से 5वीं सदी के लगभग एक वंश अस्तित्व में आया जिसे कि हम औलिकर वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो यशोधर्मन था। इसके अतिरिक्त अन्य शासक भी हुए, लेकिन सबसे प्रतापी शासक कौन था, यशोधर्मन, जिसे कि हम यशोवर्मन के नाम से जानते हैं। इस वंश की हमें दो प्रमुख शाखाएं देखने को मिलती है। पहली शाखा जिसे हम प्रथम औलिकर वंशीय शाखा कहते हैं, ये इसके शासक जो थे प्रथम औलिकर वंशीय जो शाखा थी उसके शासक जो थे वो अधिकांशतः क्या थे, गुप्तों के सामंत थे। जबकि द्वितीय औलिकर वंशीय शाखा थी, इसके जो शासक हुए वो गुप्तों के सामंत नहीं थे। प्रथम औलिकर वंशीय जो शासक थे उसके अंतर्गत जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन, विश्ववर्मन और बंधुवर्मन। ठीक है, बंधुवर्मन के समय का एक प्रमुख अभिलेख है, कुमारगुप्त ने बनवाया था क्योंकि ये गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, और इनका शासन औलिकर वंश का कहाँ था, मंदसौर, जिसे कि हम वर्तमान मंदसौर, उस समय का 10 कोट ठीक है क्षेत्र था। तो पूछ लेते हैं, तो बंधुवर्मन ने बनवाया था
ठीक है, क्योंकि वहां मंदसौर में कौन थे, ओलिकर में बंधुवर्मन थे, और ये किसके सामंत थे, ये थे गुप्तों के सामंत। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कुमार गुप्त का कौन सा अभिलेख है, ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख, लेकिन वो रियल में किसका है, बंधुवर्मन ने बनवाया था, क्योंकि बंधुवर्मन सामंत थे, इसलिए जो मेन जो है पावर क्या, गुप्त। ठीक है, तो उनका मान लेते हैं। लेकिन इसकी रचना किसने की थी, ठीक है, इसको लिखा किसने था, तो उसका नाम था, अगर हम बात करें तो वत्सभट्टी। क्या नाम था, वत्सभट्टी। अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो द्वितीय ओलिकर वंशी शासक क्या थे, द्रुमावर्धन, जयवर्धन, अजित वर्धन, ठीक है, विभीषण वर्धन, राजवर्धन, प्रकाश धर्म और यशोधर्म। ठीक है, तो ये प्रमुख शासक हो गए, प्रथम ओलिकर वंशी और द्वितीय ओलिकर वंशी। ठीक है, तो हमने देख लिया प्रथम ओलिकर वंशी शासक गुप्तों के सामंत थे, जबकि द्वितीय ओलिकर वंश के जो शासक थे वो गुप्तों के सामंत नहीं थे। ठीक है, जब यशोधर्मन की हो जाती है मृत्यु सॉरी, तो यशोधर्मन की मृत्यु के बाद इस ओलिकर वंश की जानकारी के कोई सोर्स हमको प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यशोधर्मन की मृत्यु के बाद ओलिकर वंश की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कोई हमको स्पष्ट सोर्स प्राप्त नहीं हुए। और जो हमारा ओलिकर वंश किस क्षेत्र में था, अगर बात करें मंदसौर क्षेत्र में था, जैसे कि हम दसपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर बाद में क्या होता है कि जो मालवा क्षेत्र, मालवा के अंतर्गत आता है मंदसौर दसपुर क्षेत्र, तो इस क्षेत्र पर बाद में क्या होता है कि जो महिष्मती के कलजुरी थे, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, इस पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, जब यशोधर्मन की हो जाती है मृत्यु, उसके बाद जो मालवा क्षेत्र था, मालवा के अंतर्गत ही दसपुर या मंदसौर क्षेत्र आता है। मंदसौर का पहले नाम दसपुर हुआ करता था। तो इस क्षेत्र पर किसका अटैक हो जाता है, कलजुरी अटैक कर लेते हैं और उनका शासन, ठीक है, वो जो ओलिकर वंश का जो क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र यानी कि मंदसौर या दसपुर क्षेत्र, ठीक है, वो किसके अधिग्रहण में आ जाता है। ठीक है, उस पर किसका आधिपत्य हो जाता है, उस पर कलजुरियों का शासन आगे स्थापित हो जाता है। कलजुरी अभी हमको नहीं पढ़ना है, कलजुरी वंश हम बाद में देखेंगे कभी, ठीक है, हिस्ट्री में। तो अभी हम क्या मेनली ओलिकर वंश पढ़ रहे हैं। अब हम एक एक करके सभी शासकों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, जयवर्धन सिंह वर्मन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रथम ओलिकर वंशी शासकों से। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रथम ओलिकर वंश के जो शासक थे, ठीक है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम ओलिकर वंश का जो पहला शासक था वो जयवर्धन था, और जयवर्धन जो थे उनके बारे में जानकारी हमको नरवर्मन के एक अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नरवर्मन कौन था, जयवर्मन का पोता था। ठीक है, तो नरवर्मन का जो अभिलेख था, और याद रखना है कि नरवर्मन के समय का जो अभिलेख था वो इस ओलिकर वंश का पहला अभिलेख था। कौन सा अभिलेख था, पहला अभिलेख। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ओलिकर वंश की पहला अभिलेख क्या था, तो ओलिकर वंश के शासकों से संबंधित जो पहला अभिलेख था वो नरवर्मन के समय का था। ठीक है, और इसमें उनके पिताजी और उनके दादाजी का उल्लेख है। ठीक है, तो पहला शासक क्या था, जयवर्मन था। जयवर्मन की जानकारी उनको किससे प्राप्त होती है, नरवर्मन के अभिलेख से प्राप्त होती है। बात करें जयवर्मन का पुत्र सिंहवर्मन था, और सिंहवर्मन की जानकारी भी हमको किससे मिलती है, ठीक है, नरवर्मन के अभिलेख से मिलती है। ठीक, और अगर बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, ठीक है, उसमें तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे भी हमको सिंहवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सिंहवर्मन का पुत्र नरवर्मन हुआ, और नरवर्मन का बारे में अगर हम देखें तो जानकारी के प्रमुख सोर्स क्या है, तो नरवर्मन के समय का ही एक अभिलेख है जिसमें कि हमको नरवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नरवर्मन ने एक उपाधि धारण की थी जिसको विक्रांतगामी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि किस ओलिकर वंशी शासक को विक्रांतगामी के नाम से जानते हैं, तो नरवर्मन ने विक्रांतगामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रांतगामी का याद रखना, विक्रांतगामी जो है उसका किस शासक के लिए प्रयुक्त करते हैं हम, नरवर्मन के लिए विक्रांतगामी का प्रयोग करते हैं। विक्रांतगामी का मतलब होता है कि सिंह की चाल से चलने वाला। विक्रांतगामी का मतलब क्या होता है, सिंह की चाल से चलने वाला, शेर की चाल से, सिंह की चाल से चलने वाला। तो वो कौन सा ओलिकर वंशी शासक है जिसने विक्रांतगामी की उपाधि ली थी, तो नरवर्मन। ठीक है, विक्रांतगामी का अर्थ होता है सिंह की चाल से चलने वाला। नरवर्मन का पुत्र होता है विश्ववर्मन, और विश्ववर्मन के बारे में जानकारी का एक प्रमुख सोर्स है जिसे कि हम गंगाधर अभिलेख कहते हैं, मंदसौर में ही है। ठीक है, तो विश्ववर्मन का एक अभिलेख है जिसे गंगाधर अभिलेख कहते हैं, और इस गंगाधर अभिलेख से हमको विश्ववर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विश्ववर्मन के समय उनका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था मयूर रक्षक। क्या नाम था, मयूर रक्षक। और मयूर रक्षक ने एक मंदिर बनवाया था जिसे कि हम मातृका मंदिर के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मयूर रक्षक कौन था। ठीक है, टू मार्कर का भी, तो ओलिकर वंश के जो शासक थे विश्ववर्मन, उनका मंत्री था,
और इसके विश्ववर्मन के समय में मयूरक्षक द्वारा मातृका मंत्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखना। और गंगाधर अभिलेख किस पीरियड से संबंधित है? ठीक है, तो ओलिकर वंश से संबंधित है। ठीक है, ओलिकर वंश जिसे कि हम, ठीक है, ओलिकर वंश किस क्षेत्र से है मेनली? तो मालवा, मालवा में मंदसौर, ठीक है, जिसको कि हम वर्तमान मंदसौर और पहले उसको दसपुर के नाम से जानते थे। तो ओलिकर वंश दसपुर क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, तो जयवर्मन के पुत्र हुए सिंहवर्मन, सिंहवर्मन के नरसिंहवर्मन, नरवर्मन, नरवर्मन की अगर बात करें तो विश्ववर्मन, और विश्ववर्मन के बाद आते हैं बंधुवर्मन। ठीक है, बंधुवर्मन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो बंधुवर्मन के समय का एक अभिलेख है जिसे कि हम दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बंधुवर्मन के समय का एक अभिलेख है जिसे दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इस अभिलेख में अगर बात करें तो इस अभिलेख में उल्लेख है कि जो ओलिकर वंशी जो शासक थे यानी कि बंधुवर्मन था, ये क्या था? गुप्तों के अधीन था। ठीक है, इसने अपने आप को क्या गुप्तों का सामंत कहा है। इस अभिलेख में बंधुवर्मन ने स्वयं को गुप्तों का सामंत कहा है, यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि जो बंधुवर्मन था ये क्या था? गुप्तों के अधीन थे। ठीक है, यानी ओलिकर वंश के जो शासक हुए वो क्या थे? गुप्तों के अधीन थे, गुप्तों के अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, तो उल्लेख किसमें मिलता है? दसपुर अभिलेख में मिलता है। सेकंड अगर बात करें तो रेशम बुनकरों की श्रेणी है, उनका उल्लेख किसमें मिलता है? मंदसौर या दसपुर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, बंधुवर्मन के समय का है। और अगर बात करें तो रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित अगर बात करें तो मालवा क्षेत्र से संबंधित एक अभिलेख है जिसे मंदसौर या दसपुर अभिलेख के नाम से जानते हैं, बंधुवर्मन के टाइम पीरियड का है। ठीक है, और ये बंधुवर्मन किसके सामंत थे? गुप्तों के। और गुप्तों में उस समय किसका शासन था? कुमारगुप्त का। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कुमारगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो दसपुर उनका ही होगा, कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो वही है ना, सामंती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दसपुर अभिलेख जो है इसको लिखा किसने था? ठीक है, तो इसका जो लिखने वाला था, रचयिता बोल सकते हैं, लिखने वाला लेखक, वो क्या था? वत्स भट्टी। क्या नाम था? वत्स भट्टी। कई बार पूछा गया है। ठीक है, और उस समय जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गुप्तों में कौन थे? कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक है, इनके ये सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे, बंधुवर्मन, याद रखना। ठीक, तो ये क्या हो गए? प्रथम ओलिकर वंशी शासक हो गए। ये स्वतंत्र नहीं थे, ये गुप्तों के कहीं ना कहीं सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय ओलिकर वंशी शासक, और उसको अच्छे से डिटेल से देख लेते हैं कौन कौन से अभिलेख हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या? द्वितीय ओलिकर वंशीय शासक। ठीक है, यानी द्वितीय ओलिकर वंश में कौन कौन से शासक हुए और उनसे संबंधित कौन कौन से अभिलेख जो है महत्वपूर्ण, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो पहला शासक था जिसका नाम था द्रुमावर्धन। क्या नाम था? द्रुमावर्धन। ठीक है, पहला शासक क्या हुआ? द्रुमावर्धन। पहला शासक क्या था? द्रुमावर्धन। ठीक है, कौन सा था? द्रुमावर्धन। और द्रुमावर्धन के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये क्या था? गुप्तों का सामंत नहीं था, क्योंकि गुप्तों के सामंत कौन थे? प्रथम ओलिकर वंशी थे। द्वितीय ओलिकर वंश के जो शासक थे वो गुप्तों के सामंत नहीं थे, तो ये गुप्तों के सामंत नहीं थे। ठीक है, याद रखना। इसकी जानकारी जो है ये द्वितीय ओलिकर वंश के सारे ही गुप्तों के सामंत नहीं थे, याद रखना। ठीक है, इसके अकेले नहीं, पूरे ओवरऑल के लिए। अब जो द्रुमावर्धन है इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में उल्लेख हमको किससे मिलता है? इसकी जानकारी एक रस्थिल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? रस्थिल अभिलेख। ठीक है, रस्थिल अभिलेख या शिलालेख बोल दो, रस्थिल अभिलेख से हमको द्रुमावर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उस अभिलेख में द्रुमावर्धन के लिए क्या सेनापति यूज किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार द्रुमावती का उल्लेख जो है रस्थिल अभिलेख के अनुसार द्रुमावती का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सेनापति। तो रस्थिल अभिलेख में द्रुमावर्धन को क्या कहा गया है? सेनापति। क्या कहा गया है? सेनापति। याद रखना, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो द्रुमावर्धन कौन था? 2 मार्कर में कभी कभी जो मेंस एमपीपीएससी दे रहे हैं उनको पूछ जा सकते हैं कि द्वितीय ओलिकर वंशी शासक क्या? द्रुमावर्धन द्वितीय ओलिकर वंशी शासक था, ये गुप्तों के सामंत नहीं थे। इसकी जानकारी रस्थिल अभिलेख से मिलती है जिसमें इसको सेनापति कहा गया था। ठीक है, कभी कभी प्री में तो इतना नहीं पूछा जाएगा, या पूछ सकते हैं रस्थिल अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, अभिलेख से करके, लेकिन मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्री के लिए भी है, अभिलेख याद रखना, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद द्रुमावर्धन के बाद अगला शासक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जयवर्धन। क्या बोलते हैं? जयवर्धन। ठीक है, जयवर्धन। अब जो जयवर्धन है अगर बात करें तो ये क्या था? द्रुमावर्धन का पुत्र था।
क्या था, द्रुमावर्धन का पुत्र था। और इसके बारे में इतना कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बस याद रखना द्रुमावर्धन का पुत्र कौन हुआ, जयवर्धन हुआ। ठीक है, बस जयवर्धन के बाद अगर बात करें तो अगला जो शासक था वो था अजितवर्धन। क्या था, अजितवर्धन। ठीक है, द्रुमावर्धन के बारे में याद रखना है आपको, इसकी जानकारी हस्तशिलालेख से मिलती है और इसका उल्लेख उस अभिलेख में सेनापति के नाम से है। ठीक है, सेनापति के रूप में है, इसका बेटा जयवर्धन होता है। ठीक है, जो द्रुमावर्धन का पुत्र था। जयवर्धन के बाद अगला अगर शासक आता है जिसे कि हम अजितवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजितवर्धन के नाम से जानते हैं। और इसने जो थे वो क्या करवाए थे, सोम यज्ञ कराए थे। क्या कराए थे, सोम यज्ञ कराए थे। ठीक है, इसने बहुत सोम यज्ञ कराए थे, याद रखना। अजितवर्धन काय के लिए फेमस है, सोम यज्ञ के लिए। अजितवर्धन ने क्या कराया था, वो कौन सा होलिकर वंशी शासक था जिसने सोम यज्ञ के लिए जो फेमस है, अजितवर्धन, याद रखना। इसके द्वारा क्या कराए गए थे, सोम यज्ञ कराए गए थे। ठीक है, तो द्वितीय होलिकर वंशी शासक जिसने सोम यज्ञ कराए, अजितवर्धन। तो द्रुमावर्धन के बाद आते हैं जयवर्धन, जयवर्धन के बाद आते हैं अजितवर्धन। द्रुमावर्धन का उल्लेख हस्तशिलालेख में सेनापति के रूप में है। वह अजितवर्धन जो थे वो किस लिए फेमस है, सोम यज्ञ कराने के लिए। ठीक है, अजितवर्धन के बाद आते हैं विभीषण वर्धन। कौन से बात करें तो विभीषण वर्धन। कौन से शासक, विभीषण वर्धन। तो पहला तो ये कि अजितवर्धन का पुत्र था। विभीषण वर्धन कौन था, अजितवर्धन का पुत्र था। और इसके बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है, अगर बात करें तो रस्थिल। ठीक है, जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, रस्थिल अभिलेख। इससे हमको विभीषण वर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, विभीषण वर्धन के नाम पर प्रकाश धर्म जो थे, ठीक है, इनके पोते रहे होंगे प्रकाश धर्म, तो उन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया, तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने, द्वितीय होलिकर वंशी शासकों में पहला शासक द्रुमावर्धन। द्रुमावर्धन का उल्लेख हस्तशिलालेख में सेनापति के रूप में है। फिर उसका बेटा जयवर्धन, जयवर्धन का बेटा अजितवर्धन, अजितवर्धन ने सोम यज्ञ के लिए फेमस था। अजितवर्धन का बेटा विभीषण वर्धन, और विभीषण वर्धन का उल्लेख किसमें मिलता है, हमको हस्तशिलालेख में मिलता है। इसके बाद अगला शासक होता है जिसको हम जानते हैं राज्यवर्धन। क्या नाम थे, राज्यवर्धन। ठीक है, अगला शासक आता है राजवर्धन। ठीक है, और ये क्या था, अगर बात करें तो विभीषण वर्धन थे ना, इनका क्या था, ये पुत्र था। राजवर्धन जो था वो किसका पुत्र था, विभीषण वर्धन का पुत्र था। ठीक है, याद रखना। और इसने क्या किया, राज्यवर्धन क्यों फेमस है, इसने ज्यादा कुछ नहीं, इसको जो पैतृक संपत्ति मिली थी ना, जो साम्राज्य मिला था, उसका उसने क्या किया, विस्तार किया। क्या किया, इसने विस्तार किया, यानी कि अपने जो पैतृक जो साम्राज्य इसको प्राप्त हुआ था उसका इसने क्या किया, काफी विस्तार किया। ठीक है, तो द्रुमावर्धन के बाद आते हैं जयवर्धन, जयवर्धन के बाद आते हैं अजितवर्धन, अजितवर्धन के बाद विभीषण वर्धन, राज्यवर्धन, एंड राज्यवर्धन के बाद जो हमारे अगले महानतम शासक आए जिनका नाम था प्रकाश धर्म। क्या नाम था, प्रकाश और धर्म। याद रखना है, प्रकाश धर्म काफी महान थे। इनके समय में क्या होता है, हूणों का आक्रमण होता है। जो प्रकाश धर्म थे इनके समय हूण, ठीक है, तोड़मार हूण था। ठीक है, तो हूणों का क्या होता है, सेंट्रल एशिया से आए थे हूण मेनली। ठीक है, जाट स्पीसीज थी सेंट्रल एशिया की, तो हूण आए, विदेशी थे, हमारे भारत में आते हैं। हूण तोड़मार नाम का एक शासक होता है। ठीक है, तो प्रकाश धर्म के समय अगर हम बात करें तो हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और जो प्रकाश धर्म थे इन्होंने किसकी उपाधि ग्रहण की थी, इन्होंने अधिराजा की उपाधि ग्रहण की थी। प्रकाश धर्म ने किसकी उपाधि ग्रहण की थी, अधिराजा की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। इनके समय में क्या होता है, हूण आक्रमण होता है। क्या होता है, हूण आक्रमण होता है, तोड़मार। हूण शासक था, तोड़मार। ठीक है, इसका आक्रमण होता है। प्रकाश धर्म की जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है, ये जो रस्ते अभिलेख है ना, तो याद रखना द्वितीय होलिकर वंशी शासकों की ज्यादातर जानकारी हमको रस्ते अभिलेख से मिलती है। तो जो प्रकाश धर्म है इसके बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है, रस्ते अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है, रस्ते अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और प्रकाश धर्म के समय क्या हुआ था, एक तालाब का निर्माण कराया गया था जिसे कि हम विभीषण तालाब या विभीषण सार के नाम से जानते हैं। और इसने एक मंदिर भी बनवाया था जिसे प्रकाशेश्वर मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशेश्वर शिव मंदिर। क्या, प्रकाशेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर बात करें प्रकाश धर्म ने अधिराजा की उपाधि धारण की थी। इसके समय हूण आक्रमण हुए थे, इसके बारे में जानकारी हमको रस्ते अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसने क्या करा, एक मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, शिव जी को समर्पित था, इसे बोलते हैं प्रकाशेश्वर शिव मंदिर। क्या नाम था जिस मंदिर का, शिव जी को समर्पित एक मंदिर था जिसे हम प्रकाशेश्वर शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। तथा इसने अपने दादा के याद में, इसके दादे हुए ना
प्रकाशधर्म के पापा और उनके पापा के पापा यानी दादा। तो अपने दादा की याद में एक तालाब बना दिया, ठीक है, इतना तो कर सकता है दादा के लिए। तो इसका नाम क्या था? विभीषण था। क्या नाम था? विभीषण था। और प्रकाशधर्म से रिलेटेड हमको 2 मोहरें भी प्राप्त हुई है, कांच की मोहरें, याद रखना। तो कांच की मोहरें प्राप्त हुई है। होलिकर वंशीय शासक किस शासक से रिलेटेड है? वो कांच की मोहरें प्रकाशधर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रकाशधर्म, ठीक है। याद रखना इसके समय में क्या पूर्ण शासक तोरमार का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था और इसने पराजित भी कर दिया था, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला शासक आता है प्रकाशधर्म को, थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। द्रुमावर्धन, जयवर्धन, अजितवर्धन, विभीषणवर्धन, राज्यवर्धन, ये प्रकाशवर्धन, इन सबको मैं धर्म को क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद हम अपना जो अगला शासक है वो देख लेते हैं कि हमारा जो अगला शासक था वो कौन था। तो हमारा जो अगला महानतम शासक आया ना वो था यशोधर्मन। अगला महानतम शासक कौन था? यशोधर्मन। या उसका लेख कभी कभी बात करें तो यशोवर्मन के नाम से भी मिलता है। किस नाम से मिलता है? यशोवर्मन के नाम से मिलता है। ये ओलिकर वंश का सबसे महान प्रतापी शासक था। कैसा शासक था? अगर बात करें तो ओलिकर वंशीय यह सबसे महान और प्रतापी शासक था। इसके समय में अगर हम बात करें तो क्या हुआ? तो जो ये यशोधर्मन या यशोवर्मन था ना, ये कैसा शासक था? बात करें तो एक प्रतापी शासक था। कैसा शासक था? प्रतापी शासक था, महान शासक था, ठीक है। इसके समय में क्या होता है? हूण जो थे ना उनका आक्रमण होता है। और इसमें जो हूण था, हूण आक्रमण हुआ और इसने हूणों को क्या करा? पराजित कर दिया। हूण जो शासक था जिसका नाम था मिहिरकुल। क्या नाम था? मिहिरकुल। तो इस हूण शासक को यशोधर्मन ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, इन्हें राजाधिराज के नाम से, इन्होंने राजाधिराज की उपाधि, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की थी? राजाधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। याद रखना यशोधर्मन सबसे महान और प्रतापी शासक था, ठीक है। इनके समय में क्या हुआ था? हूण आक्रमण हुआ था और इन्होंने मिहिरकुल नामक जो हूण था उसको पराजित किया था। इन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी जानकारी के सोर्स कौन कौन से, तो जो यशोवर्मन है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी के जो सोर्स हैं अगर हम देखें तो एक है सौंदर्य अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सौंदर्य अभिलेख, ठीक है, याद रखना। अभिलेख, ठीक है। ये इसको किसने लिखा था? अगर हम बात करें तो बासुल नाम के एक कवि थे, ठीक है, बासुल। इसका रचयिता जो है, ठीक है, रचयिता लेखक देख लो, इसका रचयिता। तो ये जो अभिलेख है सौंदर्य अभिलेख, ये किसका लेखक कौन है? बासुल है। और इस अभिलेख से, ठीक है, हमको यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और इस अभिलेख में बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसका जो साम्राज्य के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? इनके साम्राज्य के बारे में बताया है। इनके साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि यशोवर्मन का जो साम्राज्य था काफी वहां तक था जहां तक गुप्त भी नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। तो इस अभिलेख में यशोवर्मन के बारे में क्या कहा गया? यशोवर्मन कहता है कि मेरा साम्राज्य वहां तक था जहां तक गुप्त भी नहीं पहुंच पाए थे। तो उनके साम्राज्य को देख लेते हैं। इनका साम्राज्य उत्तर में अगर हम देखें तो हिमालय से लेकर, ठीक है, दक्षिण में महेंद्रगिरी या पूर्वी घाट तक, ठीक है। अगर बात करें पश्चिम में अरब सागर से लेकर, जिसको पयोधी बोलते हैं, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक था। कहाँ था? ब्रह्मपुत्र नदी। तो काफी इनका साम्राज्य कितना काफी विस्तार था। जहाँ गुप्त भी नहीं पहुंच पाए वहां यशोधर्मन यानी ओलिकर वंश के शासक पहुंच गए थे। इसलिए इस शासक को हम क्या एक महान और प्रतापी शासक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओलिकर वंश। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और कॉपी लो, नोट्स बना लो, तो सबको समझ में आएगा। और हाँ, समझ में तो आ ही गया होगा, याद भी हो गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अगले वंश के साथ, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारा गर्दभेल वंश हो गया, नाग वंश हो गया, ओलिकर वंश हो गया। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट राजवंश होगा वो पढ़ेंगे। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए।